Hello, my dear students, class 11th, chapter number 7, changing cultural traditions. चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। और इस चैप्टर में आज हम लोग जो अपना टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है अ न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी मनुष्य की एक नई संकल्पना। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में आज आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा महिलाओं की आकांक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्लियर करते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर वॉज अ स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ, यानी जो मानवतावादी संस्कृति थी उसकी विशेषताएं ये थी। उसमें से एक विशेषता क्या थी? वो ये थी कि मानव जो जीवन है उस पर धर्म का नियंत्रण धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, है ना। स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन। Italians were strongly attracted to material wealth, power and glory, but they were not necessarily irreligious. वो कहता है कि इटली के जितने भी निवासी थे वो भौतिक संपत्ति, शक्ति और जो गौरव होता था उसके लिए बहुत आकृष्ट होते थे, उसकी तरफ खिंचे चले जाते थे, वेल्थ, पावर और ग्लोरी की तरफ, है ना। और क्या हुआ? परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो अधार्मिक हों, कि अधार्मिक हो तभी वो जुड़ेंगे उसकी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसेस्को बारबारो। क्या नाम है उनका? फ्रांसेस्को बारबारो। तो ये वेनिस के मानवतावादी थे। कहाँ के? वेनिस का। ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस रोट अ पैम्पलेट डिफेंडिंग acquisition of wealth as a virtue in on pleasure. Lorenzo Valla 1406 to 1457, who believed that the study of history leads men to strive for a life of perfection, criticized the Christian injunction against pleasure. तो वो बताता है कि एक व्यक्ति थे जो फ्रांसेस्को बारबारो थे, वेनिस के मानवतावादी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने किसका वर्णन किया? उन्होंने वर्णन किया किसका? संपत्ति की अधिग्रहण का, कि संपत्ति हम अधिग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं संपत्ति। अब कैसे ले सकते हैं संपत्ति? संपत्ति जो अधिग्रहण है उसको करने का एक विशेष गुण कह दिया उन्होंने, और उसकी तरफदारी की उन्होंने, उसकी आलोचना नहीं की, उन्होंने उसकी तरफदारी करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा मामला है। संपत्ति हम दूसरों की ले सकते हैं, दूसरों से ले सकते हैं। अपने पिता से संपत्ति अगर अधिग्रहण करनी है तो वो ली जा सकती है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉरेंजो वल्ला, 1406 से लेकर 1457 तक। उन्होंने ये विश्वास से उन्होंने भी ये बात करते थे कि इतिहास का जो अध्ययन है वो मनुष्यों की पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है ना। इतिहास का अध्ययन क्या करता है? उन्हें प्रेरित करता है कि जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। एंड बिलीव्ड दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स मैन टू स्ट्राइव फॉर अ लाइफ ऑफ परफेक्शन, ये कहता है ना। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में, किसमें? ऑन प्लेजर, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, है ना। और अगेंस्ट प्लेजर देयर वाज आल्सो अ कंसर्न एट दिस टाइम विद गुड मैनर्स, हाउ वन शुड स्पीक पोलाइटली एंड ड्रेस करेक्टली, व्हाट स्किल्स अ पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न। तो कहते हैं उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई जो ईसाई धर्म की जो निषेधाज्ञा थी, यानी निषेधाज्ञा माने मना करने की जो चीज़ थी, वो उसकी आलोचना की। इस समय लोगों ने अपने व्यवहारों के प्रति उनकी दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरीके से विनम्र बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, ड्रेस करेक्टली, बढ़िया कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े। और एक सभ्य व्यक्ति को किस चीज़ में दक्षता हासिल करनी है, ये बताया जाता था। ह्यूमनिज्म आल्सो इम्प्लाइड दैट इंडिविजुअल्स were capable of shaping their own lives through means other than the mere pursuit of power and money. तो मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। ये जो आदर्श है, दिस आइडियल वॉज क्लोजली
tied with the belief that human nature was many sided. अब ये आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गया कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, बहुमुखी है, मैनी साइडेड है। भाई हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक व्यक्ति के अंदर कई सारे गुण हो सकते हैं। वो चित्रकार भी हो सकता है, वो मूर्तिकार भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है, वो अच्छा खाने बनाने वाला भी हो सकता है। तो विच वेंट अगेंस्ट द 3 सेपरेट ऑर्डर्स दैट फ्यूडल सोसाइटी बिलीव्ड इन। बहुमुखी है जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था उसके विरुद्ध माना गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी महिलाओं की आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन। इस टॉपिक पर बात करते हैं। जो इंडिविजुअलिटी होती है और जो नागरिकता होती है, उसके जो नए विचार होते हैं, उससे महिलाओं को दूर रखा गया था। यानी महिलाओं को उनके पास नहीं आने देना है, इंडिविजुअलिटी के और सिटीजनशिप के पास, इनसे उन्हें दूर किया गया। मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ एंड वर द डिसीजन मेकर्स इन देयर फैमिलीज। सार्वजनिक जो जीवन था उसमें अवजात और जो संपन्न परिवार थे, उनके जो पुरुष थे उनका प्रभुत्व था उन चीज़ों पर। एंड वर द डिसीजन मेकर्स इन देयर फैमिलीज, और वही डिसीजन लिया करते थे, घर परिवार के लिए निर्णय लेते थे। They educated their sons to take their place in family business or in public life, at times sending their younger sons to join the church. अपने लड़कों को शिक्षा देते थे उस समय लोग। इससे उनके बाद वो उसके खानदानी जो पेशा है उसको अपना ले या जीवन की जो आम जिम्मेदारियां हैं उनका लाभ उठा सके। इसके लिए उसे जिम्मेदारियां सौंपने के लिए शिक्षा दी गई। कभी कभी वे अपने छोटे लड़के को धार्मिक कार्य के लिए क्या करते थे, चर्च को दे दिया करते थे कि भाई चर्च ये आपके, हमारा जो छोटा लड़का है ये अब आपके पास हम भेज रहे हैं, इसे सारी चीज़ों को सिखाइए। तो इस तरीके से भी उन्हें दे दिया जाता था। Although their dowries were invested in the family business, जब शादी हो जाया करती थी ना, तो विवाह से जो प्राप्त महिलाओं का जो दहेज होता था उसको वे अपने क्या करते थे, पारिवारिक जो कारोबार होता था उस कारोबार में उस पैसे को या उस डाउरी को लगा दिया करते थे। वुमेन्स जनरली क्या करती थी, वुमेन जनरली हैड नो से इन हाउ देयर हस्बैंड्स शुड रन देयर बिजनेस। औरतें जो थीं, महिलाएं जो थीं, उनको ये अधिकार भी नहीं था कि अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय भी दे दें, कोई राय भी नहीं दे सकती थी वो। Often marriages were intended to strengthen business alliances. If an adequate dowry could not be arranged, daughters were sent to convents to live the life of a nun. तो क्या होता था, प्रायः ये होता था, जितने भी कारोबारी मैत्री होती थी, कारोबारी मैत्री को अच्छा बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, 2 परिवार हैं, उन दोनों कारोबार करते हैं, मित्र हैं, और उसको अगर और अच्छा बनाना है, उसे और अच्छा सुदृढ़ बनाना है, अच्छा बनाना है, तगड़ा बनाना है, तो उसके लिए क्या होता था, 2 परिवारों में आपस में क्या कर लेते थे, वो विवाह के संबंध बना लिया करते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुओं, ये जो होते हैं ना, भिक्षुणी होती हैं, उनका जीवन उन्हें बिताने के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता था। मैंने बताया ना, डॉटर्स वर सेंट टू कन्वेंस टू live the life of a nun. Obviously the public role of women was limited and they were looked upon as keepers of the households. ये कहा जाता है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो भागीदारी होती थी वो बहुत सीमित थी, थोड़ी सी भागीदारी थी सार्वजनिक जीवन में, बाहर के जीवन में, और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था, ऐसा माना जाता था। जितने भी व्यापारी होते थे, द पोजीशंस ऑफ वुमेन इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स,
व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी भिन्न थी। जहाँ पे व्यापार चलता था, जिन परिवारों में व्यापार चलता था, उनमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी अलग प्रकार की थी। Somewhat different. Shopkeepers were very often assisted by their wives in running the shop. दुकानदार जो होते थे, उनकी जो स्त्रियां होती थी, वो दुकानों को चलाने में उनकी सहायता किया करती थी। In families of merchants and bankers, wives looked after the businesses when the male members were away on work. व्यापारी और साहूकार परिवारों की जो पत्नियां होती थीं, वो परिवार के कारोबार को उस समय संभालती थीं जब उनके पति लंबे समय के लिए कहाँ चले जाया करते थे, दूर दूर के स्थानों में व्यापार के लिए चले जाया करते थे। ऐसे समय में वो स्त्रियां ही उसके कारोबार को संभालती थीं। The early death of a merchant compelled his widow to perform a larger public role than was the case in aristocratic families. अभिजात्य जो परिवार होते थे ना, संपन्न परिवार, उनके विपरीत जो व्यापारिक परिवार होते थे, उनमें यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी ना, छोटी आयु में 30 साल का, 35 साल का, 40 साल की आयु में उसकी अगर मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी जो होती थी ना, वो सार्वजनिक रूप से, यानी फिर बढ़िया तरीके से बाहर भी निकलकर सार्वजनिक जीवन में भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य हो जाती थी, क्योंकि उसे वो रोल फिर निभाना ही निभाना पड़ता था, क्योंकि और कोई उसको संभालने वाला नहीं होता था। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा रचनात्मक थीं। Few women were intellectually very creative and sensitive about the importance of a humanist education. Humanist education को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील थीं। उस शिक्षा को लेकर, कौन सी शिक्षा? मानवतावादी शिक्षा, ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। वेनिस के निवासी थे कसांदा फेदेले। 1465 से लेकर 1558 में। तो इन्होंने लिखा था, बताया था कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न किसी सम्मान का आश्वासन देती है, फिर भी प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण भी करना चाहिए। She was one of a handful of women who questioned the idea. इनमें कुछ औरतों में से एक ये ऐसी औरत थी, कसांद्रा फेदेले। इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था इस आइडिया का, that women were incapable of achieving the qualities of a humanist scholar. Fedele was known for her proficiency in Greek and Latin and was invited to give orations at the University of Padua. फेदेले जो थी, उनका नाम यूनानी और लाटिनी भाषा के विद्वानों के रूप में बहुत विख्यात हुआ था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। तो ऐसी थी वेनेटियन कैसेंद्रा फेदेले। फेदेले की रचनाओं से ये बात निकल कर आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। Her writings bring into focus the general regard for education in that age. She was one of many Venetian women writers who criticized the Republic for creating a highly limited definition of freedom that favored the desires of men over those of women. वे वेनिस की बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं थीं, उनमें से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना और स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए उसे करना शुरू किया, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। एंड द रिमार्केबल वुमेन, एक और थी रिमार्केबल वुमेन हुई हैं, वाज द मार्चेसा ऑफ मांटुआ इसाबेला द इस्ते, 1474 से लेकर 1539 तक। इस काल की एक अन्य महिला, प्रतिभाशाली महिला, मांटुआ की मार्चिसा इसाबेला द इस्ते, ये नाम है, थोड़ा अजीब सा लगता है, पर जब बार बार आप बोलेंगे ना तो आपको इसे रटने में बिल्कुल भी, याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मार्चिसा इसाबेला द इस्ते
मार्सिसा इसाबेला द इस्ते, उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। She ruled the state while her husband was absent, and the court of Mantua, small state, छोटा स्टेट था, was famed for its intellectual brilliance. बहुत बौद्धिक प्रतिभाएं थी उनके दरबार में। इतने सारे अगर बुद्धि वाले लोग हो ना, उनको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। बौद्धिक प्रतिभा से धनी था ये छोटा सा राज्य मंटुआ। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्होंने पुरुष प्रधान समाज के अंदर भी अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, अचीव एन आइडेंटिटी इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन, तो ऐसा चाहती थी वो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, और इसके बाद एक और टॉपिक आपके लिए हम उठाएंगे जिस टॉपिक का नाम है कोपरनिकस का सिद्धांत या कोपरनिकस की क्रांति। तो ये जो रिवॉल्यूशन है जो कोपरनिकस वाली पॉइंट्स का, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।